जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के त्रिंसगाम में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच इनकाउंटर अभी भी जारी। मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का मुहासरा किया। घर घर तलाशी मुहिम के दौरान मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों का तबादला शुरू हुआ। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे शोपियां का, जहां से नुमाइंदे इरशाद इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। इरशाद, शोपियां जिले के त्रिंसगाम में इनकाउंटर की खबर है, इस वक्त क्या ताजा अपडेट है आपके पास? आजम जी, गुज़िश्ता रात 10:30 बजे फोर्सेज एहलकार जिनमें फौज की 44 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ की 14 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है को हरिपुरा ट्रेंच इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मौसूल हुई, जिसके फौरन बाद इलाके की नाकाबंदी करके तलाशी ऑपरेशन जो शुरू किया गया है, जिस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके साथ ही एनकाउंटर शुरू हुआ। रात भर ऑपरेशन जारी रहा, क्योंकि अंधेरी की वजह से रोका रखा गया था और आज सुबह आगाज होने के साथ ही तारफेन में गोलियों का सिलसिला जो है फिर से शुरू हुआ है। अभी तक ये बताया जा रहा है कि इस गांव में जो है 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो क्या अभी तक किसी हलाकत की कोई खबर नहीं है या किसी तरह का कोई नुकसान? क्योंकि आजम जी, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि रात का वक्त था, क्योंकि रात में जो वहां पे गार्डन करने में काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि रात की वजह से फिर जो है इस ऑपरेशन को रोका गया है। अभी जो है अभी किसी की हलाकत की कोई खबर नहीं है। फिलहाल यही बताया जा रहा है अभी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है, तो जहां पे मिलिटेंट छुपे हैं वहां तक जो है फौज की रसाई हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो है अभी तक जो है किसी मिलिटेंट की मारे जाने की कोई खबर नहीं है। बिल्कुल इरशाद, इधर अगर हम देखें कुछ दिनों से लगातार इस तरह के वारदातों में इजाफा हुआ है, मिलिटेंटों की जो मिलिटेंसी है उसमें इजाफा हुआ है और कई मिलिटेंट मारे भी गए हैं। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों अचानक इजाफा हुआ है? देखिए आजम जी, अगर हम डिस्ट्रिक्ट शोपियां की बात करेंगे, क्योंकि साउथ कश्मीर की पूरी की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है मिलिटेंसी जो है नए लड़के रिक्रूट हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो है हथियार की कमी भी होती है। लेकिन ये समय से बाहर अभी भी जो है जो पुलिस के आला जराया से ये खबर मिल रही है कि जो नए लड़के जा रहे हैं वो उसका रीजन क्या है फिलहाल ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार जो है मिलिटेंट की जो मौजूदगी का पता चलते ही फोर्सेज एहलकार जो है वहाँ पे कार्रवाई करते हैं, फिर वहाँ पे जो है मिलिटेंट को मार गिराते हैं। क्योंकि कई दिन पहले यहाँ पे एक पंडित की वहाँ पे जो है उसको कश्मीरी पंडित के घर में जाके उसको गोली मारी थी, वहाँ पे वो जख्मी हुए थे और उसके साथ ही लगातार ये तलाश जारी थी कि कहीं न कहीं वो मिलिटेंट तो उसमें मुलव्वस नहीं थे जिन्होंने उसको टारगेट किया था। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी की जेब पर भार पड़ रहा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने फी किलोग्राम सीएनजी पर 2.5 रुपए का इजाफा किया है। नए इजाफे के बाद दिल्ली में फी किलोग्राम सीएनजी की कीमत 69 रुपए 11 पैसे हो गई, जबकि दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में फी किलोग्राम सीएनजी की कीमत 71 रुपए 67 पैसे हो गई। कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में फी किलोग्राम सीएनजी की कीमत 80 रुपए 90 पैसे में मिल रही है। काम धाम है नहीं और सीएनजी का रेट बढ़ते जा रहा है, परेशानी हम लोग का बढ़ रहा है। पहले हम लोग मतलब 100-150 का डलवाते थे, अब मतलब कि 200-250 का डलवाना पड़ता है, कभी 300 की भी डलवाना पड़ता है। बहुत फर्क पड़ रहा, काम है नहीं रोड पे बिल्कुल भी। गर्मी इतनी पड़ रही है, गैस ये मान ले 250 रुपए की एक बार में डलती है, पूरे दिन में 500 रुपए की गैस डल जाती है। इससे बढ़िया तो पहले गैस थी, पहले डल जाती थी सही, अब तो इतने पैसे बढ़ गए बहुत ज़्यादा। बहुत इतना फर्क पड़ रहा है, 40-45 रुपए था 2 महीने 1.5 महीने के अंदर, सीएनजी का रेट कम से कम तो 20 से 25 रुपए बढ़ गए और इतना फर्क पड़ रहा है रेट में जो है, रेट की वजह से। और दूसरा गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें जो भी हम सवारी मिलती है रेट वही मिल रहा है और जो पैसे हैं एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है, बहुत परेशानी की बात है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त जुड़े। राजीव, पेट्रोल और डीजल की महंगाई से आम आदमी तो परेशान था, अब सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है लगातार। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सीएनजी के कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे आम जनमानस के ऊपर एक बोझ बढ़ गया है। क्योंकि देखा जाए तो जब भी पेट्रोल डीजल के दाम तो पहले से बढ़ ही रहे थे, लोगों को लग रहा था कि जो सीएनजी से गाड़ी ट्रेवल करते हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, लेकिन अब 2-3 48 घंटे में
2 बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं 2.5 रुपए। यह एक लोग आम जनमानस काफी चिंतित है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सीएनजी के जो दाम बढ़े हैं ये 66 रुपए 61 पैसे हो गए हैं। इससे हम लोगों का यही कहना है कि क्योंकि ऑफिस जाने और आने के लिए लोग ज्यादातर जो कार की सवारी करते थे अपने कैब से जाते थे उन लोग सीएनजी का ही प्रयोग करते थे, लेकिन जो सीएनजी का दाम बढ़ा है इससे लोग थोड़ा सा चिंतित हैं, क्योंकि जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं वो तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद थोड़ी सी बढ़ गई थी, उसके दाम में बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन अब सीएनजी का जो दाम बढ़ा है उससे थोड़ा सा आम जनमानस से मान रहा है कि उनके जेब पे बोझ बढ़ा है। जी बिल्कुल राजू, एक चीज यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा कि दिल्ली एक ऐसा शहर है, राजधानी है, जाहिर सी बात है वहां पर जितनी गाड़ियां हैं, चाहे वो ऑटो हो, जो सवारी गाड़ियां ऑटो हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे बसेस भी अब सीएनजी में आ गई हैं, तो क्या किराए पर भी कुछ असर पड़ा है? क्या किराए भी कुछ बढ़े हैं? ऐसा अभी तत्काल में नहीं बढ़ा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि किराए में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जो आपने बताया ऑटो की बात की जाए, बस की बात की जाए या तमाम जो प्राइवेट कैब चलते हैं सब सीएनजी से ही चलते हैं, तो सीएनजी के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है इससे जो है किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बात को लेकर लोग चिंतित भी हैं और इस बात की चिंता भी जता रहे थे, क्योंकि सीएनजी में जो इजाफा हुआ है 1 महीने के अंदर कई बार इजाफा हो गया है। तो पिछले दिनों कुछ बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब जो लगातार 48 घंटे में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है इससे जो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो लोग देखते हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, वो लोग मानते हैं कि आने वाले समय में दाम में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, मजबूरी। बिल्कुल, जो ऑटो ड्राइवर अभी उनका हमने रिएक्शन देखा, उनका ये कहना था कि पिछले 2 महीने में तकरीबन 30 से 35 रुपए पर केजी बढ़ गया है सीएनजी का रेट, तो उनके लिए जाहिर सी बात मुश्किलें बढ़ रही होंगी, किराया बढ़ा नहीं है उनके लिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों की जो कमाई है वो बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही है। जो लोग नौकरी के पैसे वाले हैं बहुत ज्यादा वो कमाई नहीं कर पा रहे हैं, कारोबारी कमाई नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, और सब कुछ यातायात पर ही निर्भर है। चाहे खाने पीने की वस्तु की बात कीजिए या आवागमन की बात कीजिए, तो पहले पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा था तो लोग चिंतित थे, और ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में सीएनजी का उपयोग किया जाता है, तो अब जो सीएनजी के दाम बढ़ोतरी हुई उससे लोग चिंतित हैं और माना जाएगी यह आम आदमी के जेब पे भारी पड़ेगा। बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि आम लोग चिंतित है, लेकिन सरकार को क्या चिंता है? क्या कुछ आगे चल के कुछ रेट में कमी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से हमेशा यह आश्वासन दिया जाता है कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है दामों में कमी आएगी हम लोग कमी करेंगे, लेकिन जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है यह कब कम होगी यह चिंता का विषय है, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि तत्काल में जो रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे सब्जी की बात कीजिए, फ्रूट्स की बात कीजिए या खाने पीने की चीजें, इनका दाम जो है बढ़ रहा है। तो ऐसे में महंगाई एक बार पहले से महंगाई बढ़ी हुई थी और जो दाम बढ़ रहे हैं इससे महंगाई एक बार फिर बढ़ जाएगी। चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आलमी यौम सेहत के मौके पर मुबारकबाद दी है। इन्होंने सिलसिलेवार किए गए ट्वीट में सेहत शोबे से वाबस्ता एहलकारों, मरकजी हुकूमत की स्कीमों, हेल्थ केयर शोबे को मजीद बेहतर बनाने और मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में पिछले 8 वर्षों में नुमाया तब्दीली का जिक्र किया। इन्होंने लिखा कि हर शहरी को कम कीमत में बेहतर इलाज की सहूलत मुहैया कराने के लिए उनकी हुकूमत कारबंद है। आज आलमी यौम सेहत के मौके पर वज़ारत आयुष की जानिब से योगा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद दिल्ली के लाल किले पर किया गया। प्रोग्राम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल समेत दीगर सरकर्दा लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आयुष सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों के नतीजे में दुनिया के सामने योगा का वक़ार बुलंद हुआ है। लोग सेहतमंद रहने की कोशिश कर रहे हैं। Today is a World Health Day, and I wish good health to the global society. We are here organizing this event to mark the 75 days countdown to International Yoga Day. As you all know, yoga is a practice that brings about harmony between the body and the mind. It gives us physical power and provides mental balance and emotional stability to meet modern life challenges successfully. Responding to a call by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the United Nations General Assembly declared 21st June as the International Day of Yoga.
International Yoga Day has been celebrated since 2014, resulting in yoga emerging as an important public health movement worldwide. आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये संयोग है कि आज से 75 दिन बाद हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसकी उपहार भारत ने दी है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक रखा, एक पहल की और उनकी पहल पर आज दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पार्लियामेंट का बजट इजलास मुकर्रर वक्त से एक दिन कबल मुलतवी किया जा सकता है। इस राय के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जा सकता है। 2 मरहलों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज 31 जनवरी से हुआ था। पार्लियामेंट का दूसरा मरहले की शुरुआत 14 मार्च से हुई थी। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 18 अप्रैल तक चलना है। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई के ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में आईपीसी की दफा 420, 406 और 34 के तहत साबिक फौजी बब्बन भोसले ने मुकदमा दर्ज कराया। शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी लीडर किरीट सोमैया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि साल 2019 में आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए किरीट सोमैया ने मुहिम चलाई थी और लोगों से 57 करोड़ रुपए जमा किए थे। यह रकम राजभवन में जमा होने की बात कही गई थी, लेकिन यह रकम राजभवन में जमा न करके इसे बिजनेस में लगा दिया गया। मामला मंजराम पर आने के बाद किरीट सोमैया उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्राम्बे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई के, जहां हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़े। प्रशांत, बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की मुश्किलात बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए अब इस मामले में उनको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरा ऑफिशियली कार्रवाई होती है उसको अंजाम दिया गया है। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में, और दर्ज कराने वाला और कोई नहीं, पूर्व सैनिक बब्बन भोसले नामक व्यक्ति है जो पूर्व सैनिक थे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसमें आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जो 57 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया था, जनता के जो पैसे थे, उसे जो है व्यापार के तौर पर पे किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया ने इस्तेमाल किया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए एफआईआर कल रात में दर्ज किया गया है। अब इस एफआईआर का जवाब किरीट सोमैया और उनके बेटे किस अंदाज में देते हैं या फिर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि आरटीआई से यह खुलासा हुआ कि जिन पैसों को इकट्ठा किया गया था आईएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पे, उसको राजभवन के पास ना तो जमा किया गया है और ना ही उन पैसों को कहाँ रखा गया उसकी कोई जानकारी किरीट सोमैया की तरफ से ऑफिशियली दिया गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि एक बार जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद किरीट सोमैया और उनके बेटे क्या जवाब देते हैं पुलिस के सामने। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं कि संजय राउत के खिलाफ जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की और जिस तरह से उनके करोड़ों के प्रॉपर्टी जब्त किए, तो उसके बाद तुरंत किरीट सोमैया ने इस मुद्दे को जो है हाईलाइट किया। और ये मामला मैं आपको बता दूं कि साल 2013 का है, जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो उस वक्त आईएनएस विक्रांत को बचाने की मुहिम जो है किरीट सोमैया की तरफ से छेड़ी गई थी और लोगों से पैसे इकट्ठा किए गए थे। आंकड़े जो है 57 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है धारा 420, 406 के तहत। अब ऐसे में देखना होगा कि किरीट सोमैया और उनके बेटे इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब देते हैं। बिल्कुल, किरीट सोमैया के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया, तो क्या बीजेपी की तरफ से अभी कोई रिएक्शन आया इस बात को लेकर कि बदले की भावना के तौर पर किया जा रहा है काम? देखिए, बहरहाल कल देर रात में ये मामला दर्ज हुआ है ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में और अभी सवेरे के 9:15 बज रहे हैं। तो ऐसे में जब एक बार राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू होगी, जैसे जैसे बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर खुलेंगे, उनके पदाधिकारी आना शुरू होंगे, तो कॉमन सी बात है इस पर जो है कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगा। और खास तौर पर देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी किस तरह से इस मुद्दे को भुनाती है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, चाहे वो शिवसेना के लीडर हो चाहे एनसीपी के लीडर हो, तो उनके इस कार्रवाई को लेकर के जो है महाविकास आघाड़ी ने हमेशा यही बयान दिया है
कि बीजेपी जो है ईडी का इस्तेमाल करके उन्हें टारगेट कर रही है, और जब भी चुनाव सामने आता है तो इस तरह के हटकंडे जो है बीजेपी इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में ये ताज़ा मुद्दा जो बीजेपी के खिलाफ है, इसे किस तरह से महाविकास आघाड़ी बुनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक इस पर किसी का कोई ऐसा ऑफिशियली रिएक्शन नहीं आ पाया है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो इस मुद्दे पर जरूर कोई ना कोई रिएक्शन सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो कृत सुमैया की मुश्किलात में नाज़रीन इजाफा हो सकता है। बीजेपी लीडर कृत सुमैया उनके बेटे नील स्वामी के खिलाफ मुंबई के ट्रामे पुलिस स्टेशन में आईपीसी की दफ़ा 420, 406 और 34 के तहत एक साबिक फौजी बब्बन भोसले ने मुकदमा दर्ज कराया। शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी लीडर कृत सुमैया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि साल 2019 में आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए कृत सुमैया ने मुहिम चलाई थी और लोगों से 57 करोड़ रुपए जमा किया था। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। रूस को इंसानी हकूक कौंसिल से हटाने की मांग। अक़वाम मुत्तहिदा में आज होगी वोटिंग। आज शाम 7:30 बजे होनी है ये मीटिंग। रूस के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2/3 अक्सरियत जरूरी। रूस ने दीगर मुल्कों को दिया इंतबाह, कहा खिलाफ वोट डालने की सूरत में ताल्लुकात होंगे मुतासिर। तो बड़ी खबर रूस और यूक्रेन जंग को लेकर सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूस का हमला अभी भी लगातार जारी है। रूस को इंसानी हकूक कौंसिल से हटाने की मांग की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में आज इस ताल्लुक से वोटिंग होनी है। आज शाम 7:30 बजे मीटिंग है। रूस के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2/3 अक्सरियत जरूरी। रूस ने दीगर मुल्कों को इंतबाह दिया है और कहा है कि अगर खिलाफ में वोट डालने की सूरत में ताल्लुकात मुतासिर होंगे। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही। काबीना कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर की आज मीटिंग शाम 6:30 बजे होगी ये मीटिंग। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। काबीना कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर की आज मीटिंग होने वाली है। शाम 6:30 बजे मीटिंग होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।